हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 8 का रीजनिंग का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये वाला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी और कराऊँगी, ठीक है। तो पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हमने 5 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। तो आज हम 6 10 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप मुझे ये बताइएगी कि आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अच्छी है, ठीक ठाक है, या बहुत अच्छी है, या बिल्कुल बेकार है, ठीक है। आप जो भी है आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन में ऑलवेज हमें अपना पेन पेपर तैयार रखना पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग अ मॉर्निंग जॉग अर्जुन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड रन्स 15 मीटर्स ईस्ट, ठीक है। तो एक मॉर्निंग जॉग मतलब जॉगिंग करते समय मॉर्निंग में अर्जुन अपने घर से चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर्स चलता है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन की नॉलेज तो है, आई होप, ठीक है। आपको मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। ये होता है डायरेक्शन। तो वो क्या करता है, मान लीजिए कि अर्जुन का घर यहाँ है, ठीक है, इसका घर यहाँ है। तो ये अपने घर से 15 मीटर्स किस डायरेक्शन में दौड़ता है? ईस्ट की तरफ दौड़ता है। तो ईस्ट इधर है तो हम लोग इधर दौड़ेंगे, ठीक है। इसके घर से ये ईस्ट की तरफ दौड़ा। कितना दौड़ा? 15 मीटर्स दौड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब जब ये दौड़ा तो अभी ये किस तरफ फेस कर रहा होगा? इस तरफ फेस कर रहा होगा। इसका फेस जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न। अब क्या करता है वो? 15 मीटर चलने के बाद एक राइट टर्न लेता है। तो देखिए अगर इसका फेस इस तरफ है तो इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ तो मैं आपको घुमा के दिखा नहीं सकती, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्शन लेफ्ट राइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने कॉपी को घुमाते रहिएगा, या जिस भी रफ वर्क में आप प्लेस में आप कर रहे हैं रफ वर्क, उस फिगर को घुमा लीजिएगा, ठीक है। पेपर को आप घुमा लेंगे तो क्या होगा, जिस साइड आपका फेस कर रहा है ना, आप उस साइड उस पेपर को ऊपर की तरफ कर लेंगे, फिर उससे राइट और लेफ्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए राइट की तरफ मुड़ा और कितना चला? कितना चला ये? 10 मीटर्स चला, ठीक। तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। 10 मीटर्स चला। अब क्या किया? ही टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट मुड़ा। अब देखिए इसका फेस इस तरफ है, तो जब इस तरफ है तो इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब ये क्या किया? अब वापस राइट मुड़ा और 5 मीटर्स तक चला। यहाँ पे 5 मीटर्स लिख लेते हैं। हमने क्यों इतना पूरा नहीं बनाया? क्योंकि ये पूरा जब 15 है तो 5 तो इससे कम ही होगा ना, ठीक है। तो अब फाइनली ये इस तरफ फेस कर रहा है। देखिए एरो मैं किधर लगा रही हूँ, तो इस तरफ देखिए कौन सा डायरेक्शन है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर बना लूँ तो इस तरफ वेस्ट है, ठीक है, इस तरफ वेस्ट है। तो इसका मतलब फाइनली वो किस तरफ फेस कर रहा है? वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ना क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप वाला जो इमोजी होता है वो लगाकर लिखिए समझ गए मैम, ठीक है। तब मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब सर्कल में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, गोलाकार सर्कल में बैठे हुए हैं। तो सर्कल में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया सर्कल। एक मिनट इसको
ये साइड में हो रहा है, इसको मैं इधर लेके आती हूँ। हाँ देखिए, ये हमने बना लिया सर्कल। 5 पीपल, और कितने लोगों को बैठाना है सर्कल में? 5 लोगों को बैठाना है, 5, ठीक। प्रिया, रोहन, सीता, अमित एंड तन्वी, ये 5 लोग इस सर्कल अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। प्रिया, रोहन, सीता, अमित एंड तन्वी आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर। उनका फेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। सर्कल का सेंटर कहाँ है? देखिए यहाँ पर कहीं सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। तो फेस उसका उनका अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? प्रिया इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तन्वी। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ हम ऐसे बना लेते हैं, प्रिया जो है वो तन्वी के इमीडिएट लेफ्ट में है। इमीडिएट मतलब ठीक उसके लेफ्ट में है, मतलब एकदम बगल बगल ये लोग बैठे हैं, लेकिन प्रिया तन्वी के लेफ्ट साइड में बैठी है। तो अगर तन्वी इधर है तो इसका लेफ्ट हुआ यहाँ, तो ये प्रिया इधर बैठी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सर्कल में अरेंज नहीं कर रहे हैं, पहले हम सारा फैक्ट्स लिख लेंगे। फिर क्या बोल रहा है? रोहन इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता। रोहन जो है वो सीता के बगल में बैठा है, लेकिन लेफ्ट में है या राइट में है ये अभी तक कंफर्म इसमें नहीं बताया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ये सीता है तो या तो रोहन इसके राइट साइड में बैठेगा या तो लेफ्ट साइड में बैठेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अमित इज बिटवीन प्रिया एंड सीता। जो अमित है वो प्रिया और सीता के बीच में बैठा है, ठीक है। प्रिया और सीता के बीच में बैठा है। तो देखिए प्रिया और सीता के बीच में अगर हमको इसको बैठाना है तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ये देखिए ये सीता है, ठीक है, और कह रहा है कि सीता और प्रिया के बीच में अमित बैठा है। तो यहाँ अगर हम अमित को मान ले तो इसके ठीक बाद प्रिया आएगी, है ना। लेकिन प्रिया के लेफ्ट साइड कौन है? तन्वी है, ठीक। और देखिए क्या बोल रहा है, और देखिए बोला था ना कि रोहन और सीता बगल बगल बैठे हैं, लेकिन हमें बताया नहीं था कि लेफ्ट में है या राइट में है। लेकिन अगर सीता और प्रिया के बीच में अमित है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही पोजीशन खाली बचती है ना, सीता के लेफ्ट साइड वाली, तो इसका मतलब रोहन इधर बैठा है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आप इस पूरे सर्कल में ना मान लीजिए कि 5 बच्चे बैठे हैं। पहला बच्चा मान लीजिए यहाँ बैठा है, 1 हो गया। दूसरा मान लीजिए यहाँ बैठा है, 2 हो गया। तीसरा यहाँ बैठा है, 3। चौथा यहाँ 4 एंड 5वां यहाँ 5, ठीक है। ये 5 बच्चे बैठे हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आप एक कोई रेफरेंस पॉइंट लीजिए। इस RSAPT को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, RSAPT, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है आपसे कि आप कहीं से भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। आप ये मानिए कि यहाँ S है, अगर हम यहाँ S को माने, ठीक है, यहाँ हम S को मान रहे हैं। अब देखिए S के लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है? यहाँ पर S के लेफ्ट साइड पर R है, तो यहाँ पर R आ गया, क्योंकि ये देखिए ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट एंटी क्लॉक जा रहा है, ये इधर से लेफ्ट है, ठीक है, और इधर की तरफ राइट है। ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। और देखिए अब क्या बोल रहा है, S के राइट में कौन बैठा है? A बैठा है, तो यहाँ A हो गया, ठीक है। अब देखिए A के ठीक बगल में कौन बैठा है? यहाँ P बैठा है, और P के ठीक बगल में कौन बैठा है? यहाँ पर T बैठा है, ठीक है। हमें यहाँ दिया था ना कि S अमित जो है वो किनके बिटवीन है? प्रिया एंड सीता। तो देख लीजिए ये अमित बैठा है, ये प्रिया है, ये सीता है, इनके बीच में है, ठीक है। तो इतना हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे ये बोल रहा है, हाँ, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रोहन।
तो कह रहा है रोहन के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, ठीक है। ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि रोहन के ठीक राइट साइड में, ये रोहन का राइट साइड इधर हुआ, ठीक है, रोहन का राइट साइड इधर हुआ, यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे सीता बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सीता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बस ये फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। रोहित वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज न्यू ईयर पार्टी। रोहित अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। फिर उसको याद आया कि 1 जनवरी 2023 को संडे पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब न्यू ईयर पार्टी वो 22 के लास्ट में मना रहा था, और उसको याद देखा उसने कि 1 जनवरी 2023 संडे पड़ रहा है, ठीक है, संडे है उस दिन। तो वो 1 साल पहले से ही क्या करता है, नेक्स्ट न्यू ईयर पार्टी के लिए भी प्रिपेयर करने का सोचने लगता है, या प्लान करने लगता है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बच्चे तो एक्साइटेड होते ही हैं, ठीक है, चाहे साल कैसा भी बीते, ठीक है, लेकिन न्यू ईयर मनाना है, अच्छा हो बुरा हो। एंड वंडर्ड व्हाट डे ऑफ द वीक 31 दिसंबर 2023 विल बी, ठीक है। तो वो और सोचता है कि इस साल का तो मैं मना ले रहा हूँ, अब अगले साल 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, सोचता है ऐसा वो, ठीक है। बहुत लोग ये होते हैं ना कि ये दिन देख के नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्यूसडे को नहीं खाना, थर्सडे को नहीं खाना, सैटरडे को नहीं खाना, मंडे को खा सकते हैं। बहुत लोग मंडे को नहीं खाते हैं जो शिव जी को मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है ना कि अरे यार उस दिन तो ये वाला डे पड़ गया, अब तो मैं नॉनवेज नहीं खा पाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके बच्चे सोचते रहते हैं। तो वो सोचता है कि 31 दिसंबर 2023 को क्या कौन सा डे पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2023 को संडे है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि 2023 लीप ईयर होगा या नहीं, ठीक है। 2023 नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर मतलब कॉमन ईयर, मतलब कि लीप ईयर नहीं है ये। देखो लीप ईयर कैसे हो सकता है, तो देखिए कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, इसे निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वाला ईयर अगर हम सोचें 2012, ठीक है, 2012, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखिए ये 2 0 नहीं है, ये सेंचुरी वाला ईयर नहीं है। सेंचुरी मतलब 100, हर 100 ईयर में एक सेंचुरी होता है, ठीक है, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर, ठीक। तो ये सेंचुरी वाला ईयर नहीं है। जिस भी ईयर में लास्ट में 2 0 हो, 3 0 भी हो सकता है, बट लास्ट में आपको 2 0 मानकर पहले चलना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लास्ट में 2 0 दिखे उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। अगर 2 0 लास्ट में नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तब आप 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 5 = 20 और 4 3 = 12, ठीक है, 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा, ठीक है। आप कैलेंडर निकाल के देख सकते हैं कि 2012 लीप ईयर था या नहीं था, ठीक है। अगर डिवाइड हो जा रहा है 4 से तब ये लीप ईयर होगा। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर कि अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब मैं आपको बता रही हूँ कैसे, देखिए 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ। देखिए सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है आपका जैसे कि 1600, ठीक है, 2000, लास्ट में 2 0 आएगा ही आएगा, ठीक है, ये होता है आपका सेंचुरी ईयर। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये जो ईयर्स हैं ये लीप ईयर्स थे या नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ईयर्स को 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 400 से, 4 से तब नहीं करेंगे, 400 से करेंगे। ये 2 0 से याद रखिएगा, 4 के बाद 2 0 लगा देंगे, 400। तो अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तब तो ये लीप ईयर होगा, और अगर नहीं होता है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों के दोनों ही क्या थे, ये दोनों के दोनों ही 400 से डिवाइड हो जाएंगे, करके देख लीजिए। ये देखिए ये 2 0 तो 2 0 यहाँ कट जाएंगे,
और यहाँ पर 4 4s are 16, यहाँ पे 4 5s are 20, ठीक है, ये तो चले गए। लेकिन अगर मैं आपको एक ईयर दूँ, क्या दूँ मैं दूँ आपको 1900, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या 1900 डिवाइड होगा या नहीं 400 से, और लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको बताना है कि देखिए मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रही हूँ, 1900 लीप ईयर था या नहीं, आप मुझे बताएंगे। 2016 लीप ईयर था या नहीं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। 2083 लीप ईयर होगा या नहीं, आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको होमवर्क दिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमें ये पता करना था कि 1 जनवरी 2023 अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2023 क्या होगा। तो देखिए एक रूल ये होता है कि अगर ईयर कॉमन है, ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं है तो ये रूल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रूल होता है, आपको याद करना होता है कि उस वैसे सिचुएशन में जो साल का पहला दिन पड़ता है ना, साल का पहला दिन क्या हुआ, 1 जनवरी, ठीक है, साल का पहला दिन, और साल का लास्ट दिन क्या हुआ, 31 दिसंबर। ये दोनों सेम डे पर ही पड़ते हैं, ठीक है, ये रूल है, ये हमेशा होता है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी को साल के पहले दिन को संडे था तो साल के लास्ट दिन भी संडे ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस वाले क्वेश्चन के लिए। हाँ, इसमें थोड़ा ये कैलकुलेशन आपको करना था कि कॉमन ईयर है कि लीप ईयर है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या डाउट भी रहेगा तो भी बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पर अपना कमेंट रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग अ मूवी प्रीमियर एक नई मूवी लगी है और मीरा उस मूवी को देखने जाती है पहली बार। मीरा ज्वाइंड अ लॉन्ग क्यू, और बहुत लंबी लाइन लगी है उस मूवी को देखने के लिए, ठीक है, नहीं मूवी को देखने के लिए नहीं, टू मीट हर फेवरेट एक्टर, वहाँ पर वो एक्टर भी आया है मूवी का और उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगी है और लंबी लाइन लगी है और मीरा उसी लाइन में खड़ी है, ठीक है। शी नोटिस दैट शी वॉज 12th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने से जब गिनती है तो वो 12th नंबर पर थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लाइन बनाई है लंबी सी, तो जब सामने से वो गिनती है तब उसकी पोजीशन कहाँ है, 12th नंबर पर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फर्स्ट आदमी जो भी होगा, ठीक है, इंसान, वो यहाँ पे फर्स्ट इंसान है, ठीक है, जो लाइन में खड़ा है। इसके बाद क्या होंगे, ये फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। 11th के बाद यहाँ पे 12th मीरा आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइन में ऊपर की तरफ मीरा से एक्स्ट्रा और कितने लोग हैं, यहाँ पे 11 लोग हैं पहले लाइन में खड़े हुए सामने की तरफ, ठीक है। अब और देखिए क्या होता है, फ्रॉम द फ्रंट हो गया, एंड 15th फ्रॉम द बैक ऑफ द लाइन, और अगर वो पीछे से एकदम लास्ट से गिनती है तो वो 15th नंबर पर है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट से अगर गिन रही है तो 15th नंबर पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पीछे वाले इंसान से लेकर मीरा तक में कितने लोग होंगे, और 14 लोग होंगे, ठीक है, और 14 लोग होंगे तब ना जाकर मीरा 15th पर आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ फैंस उसे काउंट करने कि कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो मीरा यहाँ पर है, उसके सामने की ओर 11 लोग और हैं, उसके पीछे की तरफ 14 लोग और हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 11 प्लस 14 प्लस ये मीरा खुद, ठीक है, ये कितना हो गया, 4 1 5 1 6, ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, और ये 26 फैंस टोटल इस लाइन में खड़े हैं, ठीक है। इसे निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि पोजीशन फ्रॉम, क्या करते हैं, पोजीशन फ्रॉम द टॉप,
टॉप से पोजीशन क्या है इसकी 12th है, प्लस पोजीशन फ्रॉम द बैक, तो बैक से पोजीशन क्या है इसकी 15th है, -1, ठीक है, और इसमें से -1 कर देते हैं, तो 12 और 15 को पहले ऐड कर लीजिए, ये हो गया 27 -1 दैट इज 26, ठीक है, 26 ही आ रहा था हमारा आंसर, तो यहाँ पर हो गया ये 26, ठीक है। पता है -1 क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मीरा को हम एक बार ऊपर से भी गिन रहे हैं 12वें पोजीशन पर, एक बार पीछे से भी गिन रहे हैं 15th पोजीशन पर, तो एक पर्सन को दो बार गिन ले रहे हैं ना, तो फिर तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसीलिए -1 करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ स्टेटमेंट, अच्छा हाँ, लॉजिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। आप ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही परेशान करता है, ठीक है, लेकिन आप बहुत सिंपल है, आप अगर इजी वे में इसको समझिए तो। अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स इज गिवन बिलो, एक स्टेटमेंट दिया है और उसकी कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ने के बाद लॉजिकल वे में आपको पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही निकल के आएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, सम ट्रेन्स आर फास्ट, तो जब भी ऐसा आपको मिले ना सम ट्रेन्स आर फास्ट, ठीक है, तो एक फास्ट जो, देखिए सम के बाद वाला जो वर्ड है इसको हम छोटे गोले में बनाएंगे और आर के बाद जो वर्ड है इसको हम बड़े गोले में रखेंगे। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये एक बड़ा गोला मैंने बना लिया फास्ट का, जो भी चीज़ फास्ट है वो इस बड़े गोले के अंदर है, ठीक है, और सम ट्रेन को हमने रख दिया इसके अंदर। अच्छा नहीं, सम दिया है ना, ऑल नहीं दिया है, तो इसको हम पूरा अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। सम ट्रेन्स मतलब कुछ ट्रेन ही इस फास्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने ट्रेन का गोला बना लिया, ठीक है। ट्रेन के गोले में आपको दिख रहा होगा कि एक पोर्शन जो है वो फास्ट से बाहर है, ठीक है, इसका मतलब ये वाली ट्रेन जो है वो फास्ट नहीं है, ठीक, और ये वाली जो ट्रेन है ये क्या है, ये फास्ट वाले गोले के अंदर है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला गोला फास्ट और ये छोटे वाला गोला ट्रेन। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा और एक और स्टेटमेंट है, ऑल फास्ट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, जितनी भी फास्ट चीज़ें होंगी वो सब एक्सपेंसिव होंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो एरिया बच जाता है ना, ये इतना बड़ा सा जो एरिया बच रहा है ये क्या है, और भी अदर चीज़ें जो फास्ट होंगी उसके लिए बचा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ट्रेन्स आर एक्सपेंसिव, सही है। देखिए ऑल फास्ट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, अब ऑल फास्ट, ऑल के बाद फास्ट है और आर के बाद एक्सपेंसिव है, तो आर के बाद वाले गोले के अंदर हम ऑल वाला गोला रखते हैं, ठीक है। तो सारी फास्ट चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने एक बड़ा सा गोला बनाया किस चीज़ का, एक्सपेंसिव का, और पूरे के पूरे फास्ट वाले उसको पोर्शन को हमने क्या किया, एक्सपेंसिव के अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है ना ऑल फास्ट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, तो ये जो पूरा फास्ट वाला एरिया है वो एक्सपेंसिव वाले एरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट के अंदर जो ट्रेन का एरिया है वो भी क्या होगा, एक्सपेंसिव के अंदर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अभी ये ट्रेन के बाहर वाले पोर्शन से हमें मतलब नहीं है। अब देखिए क्या आपसे कह रहा है कंक्लूजन, सम ट्रेन्स आर एक्सपेंसिव, बिल्कुल ये देखिए ये जो सम वाला पोर्शन है, कुछ पोर्शन ट्रेन का जो कि फास्ट के अंदर है वो एक्सपेंसिव के भी अंदर आ गया, क्योंकि सारी की सारी फास्ट चीज़ एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर इसको फिर हटा देते हैं, हमने जो गोला बनाया, हाँ। तो देखिए ये जो सम ट्रेन्स थी ये फास्ट थी और सारी फास्ट चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, तो सम ट्रेन्स भी एक्सपेंसिव है, तो ये तो फॉलो कर रहा है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला देखिए क्या बोला है, नो ट्रेन इज़ फास्ट, ये कैसे हो गया, कह रहा है कोई भी ट्रेन फास्ट नहीं है, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है ना कि ये फास्ट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ये कुछ ट्रेनें हैं, ये इतनी ट्रेनें तो इसके अंदर है ना,
तो कुछ ट्रेनें तो फास्ट है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी ट्रेन फास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ओनली वन फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन वन इससे फॉलो कर रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा वेन डायग्राम बनाना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका कॉज वाला क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन। आपसे कहा है द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू ट्रैफिक रूल्स। गवर्नमेंट ने नए ट्रैफिक रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है, बनाया है, ठीक है, लागू किया है। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड पे जो एक्सीडेंट होते थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के क्या लग रहा है बताइए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। क्या ये दोनों स्टेटमेंट अपने अलग अलग कॉज है? कॉज मतलब क्या होता है, कोई कारण। तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज डिक्रीज कोई कारण कैसे हो सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू ट्रैफिक रूल्स, देखिए ये एक कारण है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने नए ट्रैफिक रूल्स अप्लाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज डिक्रीज्ड। तो कारण यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट वन यहाँ पर कॉज है, कारण है, कॉज है स्टेटमेंट वन कि गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया है, क्या, नया ट्रैफिक रूल्स, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी नंबर में कमी आ गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट वन कॉज है और स्टेटमेंट टू उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन ये आपको दिया है, लॉजिकल टाइप का। इनपुट क्या है देखिए, 30, 50, 20, 40, 10। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, स्टेप पहला क्या करना है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो आ जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट, स्टेप टू क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 20 से करेंगे तो 16 आएगा, 30 से करेंगे तो 26 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 6, 16, 26 एंड सो ऑन। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपका अगर इनपुट ये होता, क्या होता इनपुट, इफ द इनपुट इज ये इतना 25, 5, 35, 45, 15। तो अब अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा अगर हम सेम स्टेप्स इस इनपुट पर लगाते हैं। तो इनपुट आपका 25, 5, 35, 45, 15 है नया वाला। स्टेप तो वही है, स्टेप वन में क्या कहा था, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इस इनपुट में क्या है, 5 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 25 है, फिर क्या है 35 है, फिर क्या है 45 है, ठीक है, 45 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्ट करना था 4 फ्रॉम ईच नंबर। तो हर नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट करते चलिए। 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 15 से 4 करेंगे तो 11 बचेगा, 25 से 4 करेंगे तो 21 बचेगा एंड सो ऑन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं, कौन सा वाला मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1, 11, 21, 1, 11, 21, बाकी तो कट गया क्योंकि यहाँ पे 1, 9, 11 है, 1, 9, 21 है, तो ये तो कट गया। 1, 11, 21 के बाद वाला नंबर देखिए क्या होगा, 35 होगा, तो 35 का हो जाएगा 31, 4 माइनस करेंगे तो देखिए 31 कहाँ है, इस वाले में 31 है, इस वाले में 29 है, तो ये कट गया। तो आंसर क्या हुआ, डी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक जस्ट इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, मैथ्स ही आपको करना था, सिंपल सा, ठीक है। देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन 13 पर आते हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा आज ये कवर कराना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है आपसे, प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन
फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक रीजन दिया है, दोनों को आपको पढ़ के बताना है कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है ना कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आपने एक्सेप्शन में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस वहाँ मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स जिस भी तरफ मूव करते हैं, करंट उसके, इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ये सब मैं थोड़ा सा साइंस आपको याद करा रही हूँ। तो ये तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, रीज़न भी बिल्कुल सही है, और रीज़न जो है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है कि अगर सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ एस एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए भी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन 20 मिनट्स। देखिए आपको पता है कि एक क्लॉक क्या है, ये एक क्लॉक है। क्लॉक क्या होता है, सर्कल होता है। तो पूरा सर्कल जब हम घूमते हैं तो कितना डिग्री घूमते हैं, 360 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिनट का जो हैंड है वो 20 मिनट्स में कितना घूमता है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये तो आपको पता ही है। और मिनट का जो काटा होता है वो क्या करता है, वो पूरे 1 घंटे में 60 मिनट पूरा वो घूमता है, ठीक है। तब जाके 1 आवर चेंज होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए जब वो 1 आवर में 60 मिनट घूम रहा है तो क्या होता है, ये 360 डिग्री, तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगा ये आप पता करिए। तो 60 मिनट में वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये कट गया, ये 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रहा है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूम रहा है तो 20 मिनट्स में कितना घूमेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं, या सिंपली आप ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। देखिए आपको 2 फैक्ट याद रखना है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री घूमता है, ठीक है। 6 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का साइन लगा लीजिएगा, मुझसे लग नहीं रहा। और 5 मिनट में कितना घूमता है, 6 × 5, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको 5 मिनट वाला याद है तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, 30, यहाँ पे 5 मिनट में, 1 मिनट यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट में 30 डिग्री घूम रहा है। तो हाउ मेनी 5 मिनट्स आर देयर इन 20 मिनट्स, तो 4 बार 5 होगा तब 20 मिनट बनेगा। तो इसको 30 × 4 कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस मेथड से भी निकालना हो, शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, आप उससे निकाल सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए ये वाला आंसर भी हमारा हो गया। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, लेकिन मैंने आप लोगों को कमिटमेंट कर दिया था कि मैं आप लोगों को ये पेपर सॉल्व कराऊंगी, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। और फिर चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रवीज एज,
देखिए क्या कह रहा है, रवि's एज इज 2 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है ना, रवि की एज दी है उसके सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सन की एज को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। सन की एज को हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर्स मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रवि की एज जो है वो क्या है, 2 years मोर, 2 साल ज्यादा है, देन ट्वाइस हिज सन्स एज, अपने बेटे के ट्वाइस एज के, ट्वाइस मतलब दुगने, दुगने एज के भी 2 साल ज्यादा है, ठीक है। तो रवि की एज इसका मतलब क्या हो गई, रवि की एज हो गई ट्वाइस एक्स, ट्वाइस हिज सन्स एज बोला है ना, 2 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज। तो उसके सन की ट्वाइस एज क्या हुई, 2x हुई, x में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे भी क्या है, 2 साल ज्यादा है, तो +2, ठीक है, 2x + 2। तो रवि की जो एज हुई वो हुई 2x + 2। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 years, हाउ ओल्ड इज रवि। तो अब ये बोल रहा है कि अगर रवि की और उसके बेटे की दोनों के एजेस का सम कर दे, सम मतलब दोनों को ऐड कर दे, तो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ठीक है। तो रवि की एज कितनी है अभी, तो देखिए सम करना है हमें, तो सम कैसे करेंगे, x + 2x + 2, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, x वाले टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन का साइन है, तो x + 2x हो गया 3x + 2 = 44। अब इस 2 को हम इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बाकी सारे नंबर्स को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो 2 इधर प्लस था, 2 का साइन प्लस था, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x = 44 - 2, 3x = 42, और x कितना हो जाएगा, 3 जब = के दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 1 = 3 और ये 3 4 = 12, x 14 आ गया। लेकिन हमें क्या x निकालना है, x हमने क्या माना हुआ है, सन की एज मानी हुई है। हमें सन की एज नहीं फाइंड करनी है क्वेश्चन में, हमें तो रवि की एज फाइंड करनी है। तो रवि की एज कितनी थी, 2x + 2, ठीक है। तो 2x + 2 कर लीजिए, 2x मतलब 14 × 2 + 2, तो 14 2s are 28 + 2 दैट इज इक्वल टू 30 years। तो इसकी जो रवि की एज है वो कितनी है, 30 years है रवि की एज। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर डी, 30 years। चलिए अब आते हैं हमारे फिगर वाले क्वेश्चन पर, ये हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें, सिलेक्ट द पीस दैट कंप्लीट्स द फिगर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है ना, इस फिगर को देखिए, इसको अगर आप कंप्लीट करें तो कैसे होगा, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है ना पूरा, ये सर्कल, तो यहाँ पर ये ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में सर्कल है ही नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, मैं इसको कलर कुछ और कर लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन तो हमें चाहिए नहीं, तो ये फिगर्स तो कट हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो, यहाँ पर ये देखिए ये सर्कल ऐसे है, यहाँ पर ये सर्कल ऐसे है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए अब देखिए ये लाइन को कंप्लीट करिए, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और देखिए ये इधर वर्टिकल लाइन भी है, तो ये वर्टिकल लाइन भी ऐसे जाएगी। तो फाइनली हमारा कौन सा फिगर सही बैठ रहा है, देखिए ये कैसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे आया,
ये ऐसे आया और ये वर्टिकल लाइन ऐसे आई, ठीक है। तो ये वाला फिगर हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि इस वाले फिगर में वर्टिकल लाइन ये लेफ्ट साइड दी हुई है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं है, ये इसको कट कर रही है इस वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये वाला फिगर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, आप ना फिगर में ही उसको जैसे जैसे आपको आधा फिगर दिख रहा है उसको कंप्लीट करते जाइएगा, तो फिगर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि ये बार वाला क्वेश्चन पर ही 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, 17 से 20 बार वाले क्वेश्चन है। बार ग्राफ क्या बोल रहा है, शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ओवर 5 मंथ्स। जनवरी से लेकर मई तक में किसी बुक स्टोर ने कितना बुक सेल किया है उसका आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है, ठीक है। देखिए क्या दिखा रहा है, जनवरी में 120 किया, फरवरी में 150, मार्च में 180, अप्रैल में 220 और मई में 200 बुक्स इसने सेल किए, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर मंथ ओवर दिस 5 मंथ पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का एवरेज जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ना, नंबर्स के टोटल करते हैं, ठीक है। 5 महीने में उसने टोटल कितना बुक बेचा, तो टोटल करने के लिए इन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 870, ठीक है। और उसको किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो भी दिया रहता है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पूछा है ना, मतलब कितने मंथ का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 5 मंथ का दिया हुआ है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 मंथ की यहाँ पर बात किया है। तो हर मंथ का एवरेज हमारे पास निकल आएगा। तो ये आएगा क्या, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 870 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 174, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हो गया 174। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, इन विच मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ द हाईएस्ट। तो आपसे देखिए क्या पूछ रहा है ना, कि किस मंथ ऐसा हुआ कि पिछले मंथ से सेल जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गई, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप उतना अभी आप कैलकुलेट मत करने चाहिए परसेंटेज, आप ना सिर्फ ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, आपको ग्राफ देखने से ही मोस्टली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, और आपको थोड़ा माइंड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, हर चीज़ आप वहाँ पर इतना कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 120 से 150 हो गया, कितना बढ़ा, 30 बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ा हमारे पास, यहाँ पे 30 बढ़ गया। अब देखिए 150 से 180 हो गया, यहाँ पर भी 30 बढ़ा, तो इन दोनों में तो सेम ही इंक्रीज हुआ। अब देखिए यहाँ पर 180 से 220 हो गया, यहाँ पर 40 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज पे तो हमें जाना ही नहीं है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे लिखने में, ये हो गया डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ की तो बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, मार्च से अप्रैल जाने में इसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च टू अप्रैल। अब परसेंटेज मत निकालने बैठिएगा, फालतू का टाइम वेस्ट है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब नंबर्स में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज भी ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। फिर 19 पर आते हैं, इन द मंथ ऑफ जून, अच्छा एक मिनट, हाँ ये इसी का क्वेश्चन है ना, 17, हाँ इसी का क्वेश्चन है, सॉरी। तो 17 कहाँ गया, इन द मंथ ऑफ जून द बुक स्टोर एम्स टू हैव 20% ऑफ इट्स टोटल सेल्स एज डन फ्रॉम जनवरी टू मई। हाउ मेनी बुक्स मस्ट बी सोल्ड इन जून टू अचीव दिस गोल।
अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जून के मंथ में ये जो बुक स्टोर है वो चाहता है कि जनवरी से मई तक इसके टोटल जितने भी सेल हुए हैं उसका 20% सेल वो जून में करे। ठीक, तो इसका मतलब उसको कितने बुक्स बेचने पड़ेंगे जून में, ये एम इस टारगेट को पाने के लिए। तो सबसे पहले तो टोटल सेल जनवरी से मई में हुआ कितना था, हमने टोटल निकाला था ना, अभी कितना निकाला था हमने टोटल। अच्छा, मैंने इसको इरेज कर दिया, जब मैंने एवरेज हमने निकाला था तब हमने टोटल भी निकाला था, याद कीजिए। तो टोटल कितना था एक बार फिर से आप कर लेंगे, आपके तो उसमें रहेगा ही रफ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने 870 आया था। तो 870 का अब हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 870 का 20% हमें ढूंढना है, क्योंकि उसको टोटल सेल का 20% सेल करना है। तो 870 का 20% कितना हो गया, 870 इंटू 20 अपॉन 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गए। तो 87 इंटू 2, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी बचा, 8 2 ज़ार 16, 117। यहाँ पर भी 174 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसको 174 जो बुक्स है वो जून महीने में बेचने पड़ेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। इफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन फेब्रुअरी हैड इंक्रीज्ड बाय 10% instead of the actual number sold, what would have been the new average number of books sold per month over the 5 months? देखिए ये, तो देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसको धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना स्पीड कम कर दे रही हूँ। इफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन फेब्रुअरी, अगर जितने भी बुक्स फेब्रुअरी में सेल हुए थे उसका 10% बढ़ जाता। ठीक है, मान लीजिए क्या कितना हमारा सेल हुआ था फेब्रुअरी में सेल हुआ था 150%। तो कह रहा है, अरे 150 बुक सेल हुआ था, कह रहा है अगर 150 की जगह 10% और बुक सेल हो जाता तो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट वुड हैव बीन द न्यू एवरेज नंबर ऑफ बुक्स। अब बस ये पूछ रहा है आपसे, तब नया जो एवरेज बनता वो क्या बनता। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा 150 का 10% होता कितना। ठीक है, बोल रहा है ना कि 10% बुक अगर और सेल हो जाती, ठीक है, तो इंक्रीज्ड बोला है। ठीक है, इंक्रीज्ड ध्यान रखिएगा। तो 10% बुक अगर और सेल हो जाती तो नया एवरेज क्या होता। तो पहले तो 150 का आप 10% निकाल लीजिए, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, तो 15। इसका मतलब कह रहा है कि और 15 बुक्स अगर सेल हो जाती, ठीक है, और 15 बुक्स अगर सेल हो जाती तो कितना एवरेज आता। तो देखिए हमारा पहले का टोटल क्या था, 870 था, कह रहा है और 15 बुक्स अगर सेल हो जाती मतलब 870 प्लस 15। ठीक है, तो 885 बुक्स अगर सेल हुई होती पूरे 5 महीने में तो नया एवरेज क्या होता। तो नया एवरेज निकालने के लिए न्यू टोटल नंबर 885 अपॉन 5 मंथ्स। ठीक है, तो 885 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे आप तो आ जाएगा 177। ठीक है, 177। तो आपका नया एवरेज कितना होता, ये होता 177। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मुझे इतनी जल्दी थी, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़राब ना जाए। ठीक है, तो चलिए जैसा भी आपका रिव्यू होगा ज़रूर से कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।